एमपी में बीजेपी के जो दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हैं। छिंदवाड़ा के नरसिंहपुर से मैदान में उतरे प्रहलाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वो इस इलाके में बीजेपी के लिए बाजी पलट पाएंगे? प्रहलाद पटेल के चुनाव लड़ने का महाकौशल इलाके के आसपास की सीटों पर भी क्या असर पड़ेगा? ये देखने और समझने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने 24 घंटे प्रहलाद पटेल के साथ गुजारे। उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस चुनावी नारे के साथ अब बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है और इस चुनाव की 2023 के चुनाव की तस्वीरें बताएंगी कि 2024 के चुनाव में दरअसल जनता के मन में मोदी है या नहीं। 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर जनता का भरोसा है या नहीं, ये जानने के लिए हम एक दिन के चुनावी सफर पर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जनता का कितना भरोसा सरकार के साथ है और 3 दिसंबर को जब जनता वोट डालने निकलेगी तो जनता कमल जो भाजपा का है उस पर भरोसा जताएगी या कांग्रेस के कमलनाथ को सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी। हमारे साथ हैं प्रहलाद पटेल और अब हम फिर से चुनावी सफर पर एक दिन के निकल रहे हैं। सफर में हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। सर जी, स्वागत है आपका। सर, हम आपके साथ इस वक्त आसमान पर हैं, उड़न खटोले में। आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी रहे, लेकिन आपको विधानसभा के चुनाव में उतार दिया जमीन पर। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से वो गिरे और सीधे खजूर पर अटके? हम लोग जमीन के लोग हैं। पैदल चलना, जमीन पर सोना, गरीब आदमी के साथ में जितने समय तक जब समय गुजार सकते हैं, ये हमारी राजनीतिक शुरुआत है। ग्रामीण विकास, पर्यावरण, किसान आंदोलन, मजदूरों के बीच में, वो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में काम करना, ये मेरा स्वभाव भी रहा है, रुचि भी रही है और मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन का ये सच्चाई भी है। और जो लोग देखते भी हैं, सदन के भीतर या सदन के बाहर। लेकिन जब आप राजनीतिक प्रारंभिक संघर्ष कर रहे थे, तो गोटेगांव की धरती राजनीतिक इतिहास में संघर्ष के लिए ऐतिहासिक स्थान है, जिसने दमन के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। नरसिंहपुर मेरी जन्मभूमि है। जब मुझे पहली बार जीवन में विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया, आप दिल से मानिए मैं बहुत गदगद था। इसलिए कि बाकी कुछ चीजें, आप जिन लोगों के लिए संघर्ष करते हो, मुझे हमेशा पार्टी ने बाहर से चुनाव लड़ाया। मैं शिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, लेकिन जिन लोगों ने मेरे लिए जी जान लगाई, उनका ना तो मैं बेहतर प्रतिनिधित्व कर सका, ना मैं उन्हें कुछ दे सका। ये एक अवसर है, ये मानकर मैं बहुत खुश हूँ। ये अवसर आपने लिया, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को भी अवसर दिया गया। ये एंटी इनकम्बेंसी से उभरने का बीजेपी का तरीका था या सत्ता में आने के लिए डेस्परेशन था जो आप लोगों को एक साथ उतार दिया? नहीं, मुझे लगता है कि मैं 4 लोगों की बात करता हूँ। शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं। हम चारों लोग 85-86 से साथ में काम कर रहे हैं मोर्चे में। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, हम 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी। हमारी टीम में ये दुराव कभी नहीं रहा और मैं गर्व करता था, मैं बाकी जगह भी कहता था कि हमारी टीम का जो गुण है कि हमें आज भी कोई बूथ की बैठक के लिए कहे तो कभी भी कोई मना करने के लिए तैयार नहीं। ये गर्व की बात है। हम आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के साथ सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा में, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है और तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर एक जनसभा बादलपुर जो गांव है वहां पर होने वाली है। उससे पहले आपको दिखाई देंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं। तो एक दिन के चुनावी सफर में हम जनता का मिजाज भी जान लेते हैं कि दरअसल बरघाट, ये जो विधानसभा है, जनता क्या सोचती है। कौन सी जगह बरघाट विधानसभा लगती है? ये कौन आए थे, अभी आए थे जो? अच्छा, विधायक, मंत्री जी थे। अच्छा माता जी, क्या नाम है आपका?
मैं सरिता जागरूक। अच्छा, ये बताओ कि वो लाडली बहना वगैरह योजना मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। सही में मिल रही है? जी मिल रही है। कितने पैसे मिल रहे हैं? 1000 रुपए। अच्छा, आ रहा है? जी आ रहा है। पक्का? पक्का। और विधवा पेंशन वगैरह सब यहाँ है, मिलती है? मिलती है इधर। हैं? कितने मिलते हैं? अब पता नहीं, जो विधवा होंगी उनको मिलती है। अच्छा अच्छा, पक्का? पक्का। और क्या लग रहा है माता जी, आपका नाम? गौरी बाई। और ये लाडली बहना वगैरह मिल रही है? हाँ मिल रही है जी। आपको मिल रही है? हाँ जी। ऐसा? हाँ कितने लोगों को मिल रही है? मिल रही है। मिल रही है। एक दिन की चुनावी यात्रा में हम आ पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ सिवनी विधानसभा के सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा में। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो बकायदा जनसभा को संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। दरअसल महाकौशल के नरसिंहपुर से टिकट देकर ये जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने तय कर दिया था कि सिर्फ नरसिंहपुर जिला ही नहीं, दरअसल पूरी जो नजर है और वो तस्वीर और खांचा जो खींचना है मंत्री जी को, वो यहाँ की 38 सीटों पर है नजर, जिनमें से तकरीबन 24 सीटें कांग्रेस के पास है, तकरीबन 13 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। यही वजह है कि जो बरघाट सीट है सिवनी जिले की 4 सीटों में से 2 कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास है। बरघाट पर कांग्रेस का कब्जा है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री तमाम दल बल के साथ यहाँ मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो चुनावी सफर है वो नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा में जाएगा, जिस पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है। वहां की 4 सीटों में से तकरीबन 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी काबिज है। यानी तमाम शत्रवों को अपने अपने इलाकों में टिकट देकर एक तीर से कई निशाने बीजेपी ने किए हैं। जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल की सिर्फ अपनी विधानसभा नहीं बल्कि 38 विधानसभाएं महाकौशल की भी हैं। जब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो हमने धारा 370 समाप्त करके ये साबित कर दिया कि संसद में जो भी कानून बनेगा वो पूरे देश में लागू होगा, अब उसके नीचे लिखा नहीं होगा। ये तो हमारी राष्ट्रीय स्तर की बात है। आज पूरी दुनिया मोदी जी का नाम जप रही है। हमारी भारतीय परंपराओं का वसुधैव कुटुंबकम के नारे को आत्मसात कर रही है। लेकिन अभी भी देश के कोने से कोई नौजवान तमिलनाडु की धरती से कहता है कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे। हमारे सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने ग्रंथ पढ़े या नहीं, लेकिन हमारा गांव का व्यक्ति जब कभी कथा हो, प्रवचन हो, आखिरी में कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हम तो दुनिया को एक परिवार मानते ही है, लेकिन दुनिया के किसी धर्म में, पूजा पद्धति में किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा नारा लगाता हो तो उसका नाम बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इस चुनावी सफर की शुरुआत सिवनी जिले की जो बरघाट विधानसभा है वहां के बादलपुर में हमने की। कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ की 4 जो सिवनी की सीटें हैं, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस काबिज है। तो कांग्रेस का कब्जा कैसे हटे, इसी के लिए प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर मौजूद रहे। हम फिर से उनसे बात करते। सर, नर्मदे हर के साथ मैंने देखा सभा की आप शुरुआत करते हैं। नर्मदा के बड़े भक्त भी रहे हैं सर। हम सब जितने लोग हैं वो नर्मदा के भगत हैं, और मैं तो चूंकि परिक्रमावासी हूँ और हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है वो नर्मदा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी ये बात मानते हैं कि नर्मदा जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की। तो सर, नर्मदा भक्त तो दिग्विजय सिंह जी भी बहुत बड़े हैं। नहीं, मुझे लगता है कि नर्मदा जी की भक्ति का अधिकार सबको है, और इसलिए मैं उसमें कभी राजनीति नहीं ढूंढता। मैं परिक्रमावासी हूँ और परिक्रमावासियों को सेवा करने का इस जन्म का संकल्प है और हमारा पीढ़ियों का संकल्प है। जब परिक्रमावासी आता है तो ना हम उसकी जात देखते हैं, ना उसका धर्म देखते हैं, और ना हम ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। जो परिक्रमावासी है उसकी सेवा के अलावा मैं कभी बुद्धि इसमें लगाता नहीं हूँ। आप कह रहे परिक्रमावासी की जाति नहीं देखते हैं, जो भी धर्म की बात करो। अब कमलनाथ जी जब अगर बाबा बागेश्वर को बुलाते हैं या पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होती है। आप कहते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त उन्हें याद आते हैं। तो मुझे लगता है इसमें गलत क्या है। जैसे उनकी पार्टी के नेता राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और न्यायालय में वो सर्टिफिकेट देती है सरकार। कमलनाथ उसके हिस्से होते हैं, तब उनका मुंह नहीं खुलता।
जब वो राम सेतु पर कांग्रेस कहती है कि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तब कमलनाथ चुप रहते हैं। राज्य में अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उस पर वो चुप रहते हैं। पीएफआई में अगर आतंकवादियों का समर्थन उनका कोई नेता करता है तब वो चुप रहते हैं। तो जब चुनाव आता है तब क्यों? मैं उनको छिंदवाड़ा की सीमा में हिंदू मानता हूँ, क्योंकि वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि यदि हम अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे तो छिंदवाड़ा में उनका अस्तित्व भी समाप्त होने वाला है। एक दिन के इस चुनावी सफर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ अब हम पहुंचे हैं नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा पर, जिसमें लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है। नरसिंहपुर जिले की 4 में से एक सीट नरसिंहपुर, जिसमें खुद प्रहलाद पटेल इस बार उम्मीदवार हैं अपने भाई की जगह, उस पर बीजेपी का, लेकिन बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इससे पहले हम चुनावी सफर में सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा को कवर करके आए हैं। साफ तौर पर तमाम बड़े क्षत्रपों को अपने अलग अलग इलाकों से, अंचलों से टिकट देने का बीजेपी का मकसद भी यही था कि न केवल वो अपनी विधानसभा जीते बल्कि अपने आसपास के तमाम अंचल की जो जिले हैं उनको भी जीते। सिवनी जिले की विधानसभा को कवर करने के बाद अब हम नरसिंहपुर जिले में हैं। मंत्री जी की जो चुनावी यात्रा है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर तमाम जगह जाएगी। भीड़ आप देख रहे हैं, ऐसे ही कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साफ तौर पर उनके कार्यकर्ता उन्हें सीएम के तौर पर भी देख रहे हैं। शायद यही वजह थी तमाम क्षत्रपों को चुनावी मैदान में उतारा गया, ताकि एंटी इनकम्बेंसी से भी बचा जा सके और इन तमाम सीटों पर जहां पर अंचलों में बीजेपी को हार मिली है वहां पर जीत दिलाए। वो सब कुछ है जो हम मतदाता के सामने जिम्मेदारी से वोट मांगने का अधिकार रखते हैं। हमारी माताएं बहनें, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की गारंटी दी इस देश को, तो आज 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देश में बन गए, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा महिलाओं के नाम पर है। ये बात कभी हमारे ध्यान में नहीं आती, पर उन्होंने कहा कि भोजन बनाते समय हम लगातार धुएं के कारण, चूल्हे के धुएं के कारण जो परेशानी माताओं बहनों को होती है उसमें कमी आए, तो उन्होंने 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिया। तीसरी बात जब मैं कहता हूं, जब इस घर में घर घर शौचालय बने तो हम जो भले माने कि शौचालय मिल गया, कई बार लोगों ने उसमें भ्रष्टाचार भी किया होगा, लेकिन माताओं बहनों के सम्मान में कितना इजाफा हुआ। हम जब गांव में घुसते थे शाम के समय, जो चित्र दिखता था वो शर्मनाक था, वो कहीं ना कहीं हम सबको तकलीफ देता था, लेकिन हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, हम विकल्प की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने वो काम करके दिखाया। राजनीति में यात्राओं के जरिए जनमानस का समर्थन जुटाया जाता है। कुछ ही दिनों पहले हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखी और अब ऐसी ही एक यात्रा हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की अपनी विधानसभा नरसिंहपुर में पदयात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। और पदयात्रा का ये जुनून और शौक प्रहलाद पटेल को अभी से नहीं, बहुत अरसे से है। अपने जो शुरुआती राजनीतिक जीवन में भी पदयात्रा करते आ रहे हैं। और हम बात कर लेते हैं प्रहलाद पटेल जी से भी। पुराना शौक है पदयात्रा आपका, मतलब मेरे ख्याल से राजनीतिक जीवन में पदयात्रा के रूप में ही आपकी सबसे पहले पहचान बनी है। हाँ, मुझे साल में एक बार गोटेगांव विधानसभा में प्रतिवर्ष पैदल यात्रा का अवसर मिला है, और वो सीट विधानसभा में एससी के लिए रिजर्व है और लोकसभा मंडला में है, लेकिन पार्टी का काम विचार के लिए सबको करना है, इस दृष्टि से हम वो काम करते थे। पदयात्रा के जरिए जनमानस जुड़ता है, कैसे कनेक्ट बिठाते हैं प्रहलाद पटेल जी? जब सांसद नहीं थे तब भी पदयात्रा करते थे, सांसद रहे, मंत्री रहे, किस तरीके से कनेक्ट जुड़ता है आपका? जितनी मेरी जानकारी अनुराग जी, आप जिस प्रकार से सेफोलॉजी के बारे में समझते हैं, मुझे लगता है कि सबसे सरल, सबसे बेहतर रास्ता यही है। और मैं मानता हूं कि चुनाव के समय चुनाव खर्च कम करने के लिए जमीन पर आना ये बहुत सबसे सहज काम है। दीनदयाल जी कहते थे कि चुनाव के समय जागरण का सबसे अच्छा अवसर होता है। हम अपने विचार, हमारी कार्यशैली को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, उसका सबसे बेहतरीन प्रमाण यही है। अब आपकी पदयात्रा है, पदयात्रा राहुल गांधी भी निकालते हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मोहब्बत की दुकान
चलाते हैं, तब आप लोगों को ऐतराज क्यों हो जाता है कि वो यात्रा निकालते हैं? नहीं, मुझे पैदल यात्रा पे कभी इतराज नहीं हुआ। पैदल यात्रा की मंशा क्या है? जब आप पैदल यात्रा को राजनीतिक टीका टिप्पणी का कारण बना देते हैं या उसमें ऐसे बयानबाजी करते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है, तब जाकर विवाद खड़ा होता है। अन्यथा हम लोग नर्मदा परिक्रमावासी है और मैं कभी नर्मदा परिक्रमा के समय हम ये मान के चलते हैं कि कभी इस आधार पर हम लोग पूछते नहीं हैं कि नर्मदा परिक्रमावासी किस जाति का है, किस धर्म का है। सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा करना। इसलिए ये यात्राओं के उद्देश्य को लेकर हमेशा चीजें रहती हैं। तो नियत क्या है आपकी, ये कमलनाथ सबसे जी की नियत पर आपको हमेशा सवाल उठा देते हैं आप। मुझे लगता है कि उनका जीवन ही ऐसा है। जो चीजें मैं कह रहा हूँ, तो इतने वर्षों से जहाँ वो राजनीति में है, अगर मैं उनको थका हुआ नेता तो कहता हूँ, तो मैं उसको उदाहरण भी गिनाता हूँ कि भाई 6 साल से आप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, किसी जिले में गए हो तो बताइए। ये हमारी नरसिंहपुर विधानसभा का सौभाग्य है कि हमारे विधानसभा के बड़े विधायक एक दिन की चुनावी सफर और यात्रा खत्म हो चुकी है और तमाम महिलाएं एक बाजार में दिखाई दी। हम उनसे बात भी कर लेते हैं कि दरअसल मिजाज क्या है। बहन जी, कहाँ की हो आप लोग? इधर ही आसपास के। अच्छा, तो ये बताओ कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं। अरे अभी कोई नेताजी दिख रहे थे। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि कोई लाडली बहना पैसा मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है। सही में आपका नाम क्या है? दसोदा हैं? दसोदा जाटो। अच्छा, सही में मिल रहा है? हाँ। कितने मिल रहे हैं? 1250। 1250। आपका नाम माता जी? हम आप पेंशन मिला 600। मिल रही है? हाँ। प्रहलाद जी की वजह से दी है। ऐसा? तो माहौल क्या क्या? अच्छा, पूरे प्रदेश में क्या कह रहा है माहौल? अब हमारे जिला में तो बीजेपी का माहौल दिख रहा है, हम लोगों है ऐसा? ऐसा बिल्कुल निश्चित समझ में आ रहा है। अच्छा, बढ़िया वो काम। कमलनाथ पटेल के आने से कुछ फायदा हो रहा है? आप क्या करते हो सर? मैं किसान हूँ अच्छा, किसान है जी। क्या लगता है आपको, माहौल क्या कह रहा है आपका? माहौल ये है कि जब ये बड़े नेता हैं यहाँ आए हैं हाँ। और इनके आने से इस क्षेत्र का और विकास तेजी पकड़ेगा, इससे हम किसानों को भी लाभ होगा। अभी भी हम लोगों को किसान सम्मान निधि के रूप में कुछ राशि प्राप्त हो रही है। आगे किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री वाला? हाँ, दोनों मिल रहे हैं हमको। वो आवास, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आवास बना है, शौचालय भी बना है। इन सारी योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ मिला है। अब बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका अनुभव इस क्षेत्र के लिए लाभ पहुंचाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और हमारे इस क्षेत्र में हमें लगता है कि वो बहुत मतों से विजयी